गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? कैसे हैं सभी लोग? अच्छा, ऐसे थम्स अप भी दिख जाते हैं मुझे। वेरी गुड यार, चलो बढ़िया। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ऑडिबल हूं या नहीं हूं, बता दो भाई। बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आई होप सभी बढ़िया। गुड मॉर्निंग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्या होने वाला है बेटा? देखो, आज जो है पहले थोड़ी देर तो पढ़ाएंगे। तो ऐसा करते हैं, 9 बजे से लेके 9:45। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। 9:45 या 9:50 तक पढ़ाएंगे। फिर आखिरी में जो है 1 घंटे जो है तुम लोगों ने को बोला था कि दंगल की प्रैक्टिस करवाएंगे। सर कैसे करना होता है ये दंगल वगैरह? बस तुम्हें देखो यार, मोबाइल फोन लेके आने थे। ठीक है सर, मैं नहीं लाया मोबाइल फोन। बेटा देख, नहीं लाया तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो तू बस कॉपी पे अपनी प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस के आंसर लिखते चलना। जो लेके आया होगा वो मोबाइल ऐप के अंदर आंसर देगा। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे कैसे करना है वो सब चीजें बाद में। पहले थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर चालू कर दिया था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हमने थोड़ी सी बातें आपके साथ जो है रेफरेंस फ्रेम से रिलेटेड भी करी थी, है ना? रेफरेंस फ्रेम। गुड मॉर्निंग बेटा। रेफरेंस फ्रेम के बारे में बात बताई थी, बट उसके आगे कुछ नहीं पढ़ाया था। तो आगे आज पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चालू करें? ठीक है भाई, आज क्या करने वाले हैं? पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। कोई कुछ कह रहा है बेटा? सर आपका शिवली डांस देखा हमने। अरे वाह यार वाह, वो तो बहुत बहुत पुराना है, 2 साल पुराना है यार। ठीक है। बहुत अच्छा करते हो सर डांस। अरे ऐसे टीचर लोग हैं तो इतना तो सीख ही लेते हैं हम भी यार। ठीक है, सीख के कर लिया था। ठीक है, ये जो है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे बेटा। एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। देन बहुत सारे ग्राफ्स पढ़ाऊंगा अगर पहुंच पाए वहां तक तो। और 9th क्लास में भी पढ़ी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन, पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को नए तरह से पढ़ेंगे आज। ठीक है, अगर पहुंच पाए वहां तक तो। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कल आपने रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़ लिया है मुझसे, आज ये पढ़ोगे आप, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिखिए लिखिए। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन बेटा, जैसे आपने कहा कि ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका जो है हमने कहा ओरिजिन है, 0,0। सर ओरिजिन है ये, है ना? अगर मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो इसकी पोजीशन एक्स इनिशियल है और इसका वाई कोऑर्डिनेट तो बेटा 0 है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि बेटा जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन यहां से डिस्टेंस, वो एक्स आई के बराबर है। ये इसकी पोजीशन है बेटा। आप देख पा रहे हो कि इसका ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ये इसकी पोजीशन कहलाई जाती है बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट यहां बना दूं तो आप कहोगे दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स फाइनल कॉमा 0। तो अगर कोई इसके लिए पोजीशन डिफाइन करता तो वो कहता कि यार इसकी पोजीशन सर ये रही, दिस इज एक्स फाइनल। ठीक है, तो आप पोजीशन को एक सिंपल डायग्राम से यहां पर समझे कि क्या दिखाई दे रही है यहां पे। इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लीजिए, दैट पोजीशन इज ऑलवेज, position is always defined, position is always defined with respect to a reference point। एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बेटा पोजीशन को डिफाइन किया जाता है। सर क्या मतलब है? जैसे देखो, एक बहुत सिंपल सी बात पूछता हूं तुमसे। अगर मेरे दोस्त से मैंने बात करी फोन पे और मेरे दोस्त ने बोला कि मैं 1 किलोमीटर दूर हूं, मैं सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि 5 मिनट में आ जाएगा। बट उसने बाद में बताया मुझे कि मैं 1 किलोमीटर तो जो है स्टेशन से दूर था, मतलब वो बहुत दूर था मेरे से, मुझे बाद में पता चलता है। तो इस पूरे कम्युनिकेशन में मिस्टेक क्या हो गई? उसने रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया कि वो कहां से 1 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी अपनी पोजीशन डिफाइन करना चाहता है तो उसे हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा बेटा, कि मैं यहां से 1 किलोमीटर हूं, वरना कोई मतलब ही नहीं उस पोजीशन का। ठीक है, तो आपने देखा मैंने एक एक्स वाई का जो है ग्राफ बनाया। मैंने बोला कि ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो उसकी पोजीशन। ओरिजिन को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यही तो लिखा।
पोजीशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ऐसे हवा में बोल दो कि मैं यहां पर हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। कहां से कितनी दूरी पे हो वो बताना पड़ता है, रेफरेंस पॉइंट बताना बहुत जरूरी है पोजीशन में। लिख लीजिए, हम कह सकते हैं यहां पे देयर इज नो मीनिंग, देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोजीशन विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया तो कोई मतलब ही नहीं है पोजीशन का। ये आपने पोजीशन के बारे में लिखा कुछ, करिए करिए बेटा, नोट करिए, लिखिए सभी बच्चे। बेटा यस और नो बोल दो, क्लियर है या नहीं क्लियर? एक बार यस और नो बोल दो कोई, यस सर। है ना? वेरी गुड बेटा। यस सर। चलिए, तो आपने बहुत बेसिक सी बात समझी पोजीशन क्या होता है। अब देखो पोजीशन के बाद हम सबसे पहले जो है ये समझना चाहेंगे कि भाई डिस्टेंस क्या होता है। ये बहुत बचपन में आपने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। डिस्टेंस का मतलब बेटा होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल, हेलो सर। बोल बेटा, सर फिर से समझा दो क्या चीज? पूरा सर, पोजीशन से लेके। तुझे क्या समझ नहीं आया उसमें? सर यहाँ माइक खराब हुआ था अब तक, अरे जो सुनाई नहीं दिया था। अब माइक से थोड़ी सुनाई देता है यार। नहीं सर, टेस्टिंग चल रहा था इधर। सर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कहां पर टेस्टिंग चल रहा था? बीदर पाठशाला 201। क्यों चल रहा था टेस्टिंग क्लास के बीच में? हेलो हेलो सर, खराब हुआ था सर माइक। अरे तो क्लास के बीच में क्यों टेस्टिंग चल रहा था यार? माइक खराब हुआ था तो बीच में नहीं करना चाहिए टेस्टिंग यार। सॉरी सर, वो टेस्टिंग कर रहे किया था, आपको पूछा था कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बोल के। मैम ये तो सेंट्रल टीम के साथ पहले करना होता है ना, क्लास के 7 मिनट। नहीं सर किया था, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था सर। मैम तो ऐसे में जो है बच्चों का तो लॉस नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं सर, अभी इट्स ओके सर, अभी हो गया है सर। नहीं, लॉस लॉस तो हो गया ना। मुझे तो दोबारा पढ़ाने को कह रहे हैं ना, मेरा टाइम तो, हमारा टाइम सबका तो वेस्ट हो रहा है ना। बिदर पाठशाला की वजह से सब बच्चे दोबारा पढ़ेंगे तो गलत बात है फिर। सॉरी सर, अगेन से नहीं होगा सर। बेटा देख, मैं एक बहुत ब्रीफ में बताता हूं तुझे। मैंने क्या किया, यहां पर दो पोजीशंस दिखाई और इतनी सी बात कही कि पोजीशन जो है हमेशा रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिफाइन होती है। ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कि मैं 1 किलोमीटर कहीं से भी हूं, ठीक है? तो समझ ही नहीं आएगा। जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया जाए पोजीशन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो ये ओरिजिन की हेल्प से आपने बोला कि यहां पर है तो इसकी पोजीशन एक्स आई, ओरिजिन की हेल्प से बताया यहां पर है तो इसकी पोजीशन एक्स एफ। देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोजीशन विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? अब बेटा डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, ये 9th क्लास में पढ़ा होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो एक्चुअल लेंथ होता है बेटा, ठीक है? जैसे देख, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि एक बॉडी आगे गई फिर लौट के आई और वापस वहीं पर ही आ गई, तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा क्या बेटा? डिस्टेंस 0 हो जाएगा कि ऐसे लौट के आ जाऊंगा तो? बोल बेटा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस थोड़ी होता है। डिस्टेंस तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है कि कितना लेंथ कवर किया। चलिए, अब आगे क्या सर, डिस्टेंस के बारे में कुछ और बात बताओ। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस के लिए लिखा आपने एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मैं आपसे बहुत बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं यहां पे। इफ अ बॉडी इज मूविंग, अगर मूव कर रही है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो बता बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसका कभी मूव करती हुई बॉडी का कभी 0 या नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। अगर एक बार बॉडी बेटा चल पड़ी है
तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा और कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ध्यान रखा, इफ अ बॉडी इज मूविंग देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ये कभी नहीं हो सकता। अगर बेटा बॉडी चलती ही नहीं, वहीं की वहीं रुकी रहती, तो डिस्टेंस कितना होता? जीरो। वेरी गुड, तो जीरो होता। एक बार चल गई तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी हमें पता होना चाहिए। डिस्टेंस बहुत छोटी सी बात है, वैसे बचपन से पता होता है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। है ना सर? ये स्केलर क्या होता है बेटा, कोई बताना चाहेगा मुझे? बचपन में पढ़ा होता है आपने, क्या होता है स्केलर? ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके अंदर डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं होती, ठीक है। डिस्टेंस अगर भी ऐसे नहीं बोलते कि इतना डायरेक्शन में गया तो अलग डिस्टेंस, इधर गया तो अलग डिस्टेंस, कोई से भी डायरेक्शन में जाए डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, आगे भी पढ़ाएंगे, आपको पता भी ये बात है ना। तो बेटा ये कुछ बेसिक्स लिखने के बाद जो है, अब आप देखना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया बेटा? बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा गया, हमने कहा यहां पर, वेरी गुड वेरी गुड, शॉर्टेस्ट लेंथ, बिटवीन 2 पॉइंट। हाँ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ दी, या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है 2 पॉइंट्स के बीच में बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाई जाती है, ठीक है। जैसे देखना बेटा, एक बार सभी बच्चे देखना, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। मैं जो है एक सर्कल पे चल रहा हूं, मैं सर्कल पे यहां से यहां आया, ये क्या है बेटा? ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। और बेटा मैंने इसकी रेडियस आपको जो है आर दे रखी है यहां पे, ठीक है। मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आया। मैंने बहुत इजी सवाल आपसे पूछा, मुझे बता दो जब मैं ए से बी गया तो मैंने डिस्टेंस कितना चला और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 2 आर। हाँ सभी बच्चे दिमाग लगा के खुद से लिख लो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 2 आर। हाँ बहुत छोटी सी बात पूछी बेटा मैंने, लिख लो अपनी कॉपी में। सर ये तो 9th क्लास से भी पहले पढ़ ली थी, 7th में पढ़ ली थी, ठीक है। इतना इतना आसान बात है ये तो। आप लोग कहोगे कि सर डिस्टेंस, सर ये ना सरकमफेरेंस का हाफ चला है, पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, तो आधी कितनी होगी सर? पाई आर, सिंपल। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो क्या दिखाई दे रही है, यहां से लेके यहां तक, ये देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर ये कितने दिख रही है? डायमीटर के बराबर। डायमीटर कितना होता है बच्चों? डायमीटर होता है 2r। देखो सिंपल सी बात। तो आपने देखा कि डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस पूरी लेंथ होती है बेटा, जो भी पाथ कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, ये शॉर्टेस्ट लेंथ रही। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, ट्रिकी ट्रिकी, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक दो वर्ड्स और लिख लेते हैं। लिख लेना बेटा, दो थोड़े से जो बच्चे पीछे हैं अभी, स्पीड भी तेज करना, और मैं रुक रहा हूं 10-15 सेकंड रुक रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख लो। सर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ बेटा, कोई कभी भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सीधी लाइन में चलोगे तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पर कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो ही नहीं सकता। अभी लिखवाऊंगा आगे नेक्स्ट पेज पे, यही सब बातें लिखवानी है। आई होप बच्चों ने अब तो लिख ही लिया होगा, अच्छा खासा वेट किया है हमने यहां पे, ठीक है। लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा भैया यहां पर इसके रिलेटेड पॉइंट। हम कह सकते हैं दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और जीरो।
सर हमें समझ ही नहीं आया सर, नेगेटिव कैसे कह दिया आपने डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट लेंथ, लेंथ कैसे नेगेटिव हो सकती है, अभी बताते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ कैसे नेगेटिव हो सकती है। पहले ये लिख लो, इसके लिखते ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो सर इसकी वजह से आपने बोला ऊपर वाला समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आ जाएगा? देखिए एक इलिस्ट्रेशन देखिए यहां पे, इलिस्ट्रेशन में अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं दो अलग अलग एग्जांपल दिखाऊंगा बेटा आपके सामने, ध्यान से देखना। ये दो एग्जांपल ये रहे, सब बच्चे एक बार बोर्ड पे देख लेना। देखो भाई, मैंने कहा कि हम हमेशा 0,0 से चालू कर रहे हैं, है ना, 0,0 से, यहां भी 0,0 से चालू कर रहे हैं। मैं देख बेटा यहां पर सुनना मेरी बात को सब अच्छे से, मैं ऐसे आगे गया 5,0 तक गया और वापस लौट के आया, वापस लौट के आके यहां पर 2,0 पे रुक गया, ठीक है। ये पहला पिक्चर है। दूसरा पिक्चर ऐसा है कि मैं यहां से ऐसे ही गया आगे, मैं 5,0 तक आगे गया बेटा, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट्स ही तो है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। फिर वापस लौट के आया बेटा, मैं लौट के आके जो है यहां पे -1,0 पे आ गया कहीं, ठीक है। मैं आपको दोनों ही केसेस में बड़ी छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, मुझे डिस्टेंस की वैल्यू बताना और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताना। 8 यूनिट्स और 2 यूनिट्स, हाँ यहां भी बता दो, यहां भी बता दो। इधर 11 यूनिट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट -1 यूनिट। ठीक है, देखो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे। भाई डिस्टेंस तो पूछना ही नहीं चाहिए, आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, छोटी छोटी सी बात है। डिस्टेंस 5 आगे गया और उसके बाद बेटा 2 पीछे नहीं आया, कितना पीछे आया है, कितना पीछे आया है, 3 आया है। सर हमें तो 2 ही दिखाई दे रहा है। अरे यार 5 आगे गया, 5 से 2 पे आऊंगा, 5 से वापस 2 पे आऊंगा, तो कितना चलूंगा पीछे, 3 ही तो चलूंगा ना यार। थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना कि सर 5 आगे गए, 5 से वापस 2 पे आए, वापस 2 पे कैसे आओगे यार, 3 लौट के आओगे तभी तो आओगे। तो कोई बच्चा गलती से 7 मत कह देना, ठीक है, सिली मिस्टेक मत कर देना, 8 आया निकल के ये। सर क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा थाला फॉर ए रीजन, अच्छा 7 कहने के लिए, अच्छा ठीक है बेटा। अब कोई बोले कि सर यूनिट तो बताओ, मैंने बोला कि यार मान लो मैंने सारा मीटर्स के अंदर मान रखा है, सेंटीमीटर में मानू तो सेंटीमीटर में कह देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी यूनिट्स हैं, मान लो मीटर थी तो लिख दी मैंने। अब बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट कैसे बताया, बच्चे ने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, डायरेक्ट 2। और बेटा 2 डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, दिख रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि अगर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया गया तो ऑटोमेटिकली, ऐसे ही तो होता था ना बेटा वेक्टर के अंदर, आपने सुना होगा ना वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है 9th क्लास में, अगर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाती थी, बोलो बोलो, नेगेटिव। सर ये कब पढ़ाया आपने, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये बच्चों को 9th क्लास से पता होता है कि एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव। सर हमें नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब समझ लो। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मान ली तो उसकी उल्टी नेगेटिव हो जाती है। जैसे देखो किसी ने ऐसे कह दिया कि आज से ये पॉजिटिव है, तो हम कह देंगे ठीक है, तो फिर इसके पीछे वाली नेगेटिव हो गई। ऐसा वेक्टर में कहा जाता है, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, उसके जस्ट अपोजिट वाली, ठीक है। तो इसी लॉजिक से जो है हमने बोला कि सर हम राइट साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं। अब इधर देखना, यहां पर डिस्टेंस बताना कितना है, डिस्टेंस बताना, आराम से बताना, गलती मत कर देना। व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, 11, ठीक है। 5 आगे गया और 6 पीछे आया, 6 पीछे आएगा तभी तो -1 पे जाएगा, ठीक है सर। तो ये जो है 11 मीटर निकल के आ गया। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिखा, -1 है ना, तो -1 मीटर। अब कोई बोलेगा सर नेगेटिव क्यों लिख दिया, बेटा अभी अभी तो समझाया, इफ यू आर कंसिडरिंग वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव ऑटोमेटिकली द अपोजिट डायरेक्शन बिकम्स नेगेटिव। तो यहां पर डायग्राम पे आप ऐसा मार्क कर लेना जिससे आपको ध्यान रहे कि सर इफ यू कंसिडर दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव ऑटोमेटिकली द अपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव। लिख लो बेटा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिखा आपने यहां पे। अगर बेटा मैं आपसे ये भी पूछता, नोट करते चलना, मैं आपसे ये पूछता चलता डिस्टेंस बताना सही लिखा या गलत लिखा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट।
क्या गलत है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल भी तो हो सकता है भाई। अगर मैं लौट के ही नहीं आता, मैं तुमसे बोलता 0 से मैं 5 पे पहुंच गया, फिर मुड़ा ही नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते। मैं मुड़ के आ गया तो चीजें डिफरेंस हो गई। सर आप है ना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिख दो सर, ठीक है। लॉजिकली जो है हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन सर अगर आप टेलीपोर्ट करेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा ना। अरे टेलीपोर्ट वाली चीज पॉसिबल है ही नहीं ना रियल लाइफ में। अभी कोई मुझे फिर बोले कि टेलीपोर्ट का पाथ बना के दिखाओ, पाथ ही नहीं बना सकता ना, वो इमेजिनरी चीज है आज भी, ठीक है। कह रहा है टेलीपोर्ट करेंगे तो आप तो ट्रेवल तो करे ही नहीं, सीधे वहां से वहां प्रकट हो गए, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया, ठीक है। तो बेटा वो अभी रियल लाइफ में हमारे पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। बाकी जैसा दिखाते हैं वो किस में दिखाते हैं, नारद मुनि दिखाते हैं ना, नारद मुनि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। आई होप उस वक्त जो है टेलीपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, उन लोग की साइंस ज्यादा एडवांस थी, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर लेते थे। ऐसे दिखाते तो हैं नारद मुनि चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और उनका चीट कोड भी पता है तुम्हें? व्हाट इज द चीट कोड फॉर द टेलीपोर्टेशन? क्या है? क्या है? अरे देखा होगा ना कभी टीवी वीवी पे, जो मैं बोल रहा हूँ बात समझ। हाँ, नारायण नारायण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट ही तो होते थे वो यार, ठीक है। अब उन्होंने जो है साइंस के टर्म में बोला नहीं, ठीक है, पर साइंस के टर्म्स में यही तो बात है। हमें नहीं आती यार उतनी साइंस अभी, हम लोग इनकेपेबल हैं। क्या पता आप में से कोई बड़े अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छी जगह पहुंचे और ऐसी कुछ नई चीज डेवलप करे, हम यही जो है इच्छा रखते हैं, ठीक है। आइए भाई, आपने जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बेसिक्स यहाँ पे समझ लिया। अच्छा एक बहुत छोटी सी बात बता देना, इसी से देख के समझ में आ रही होगी आप लोग को। अगर मैं आपसे ये पूछता डिस्प्लेसमेंट का जो भी आपका मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो मैंने डिस्टेंस के साथ निकाला, तो ये रेशियो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1। लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ लेस देन है ना, क्यों लेस? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका या तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो आप कहते हैं ये लेस देन इक्वल्स टू 1 आता है ना। अरे यही तो है, इसको ले जाके इधर डिवाइड करके लिख दिया, इसमें कौन सी समझदारी है? सिंपल ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड ही किया है। चलिए कुछ है ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ा 3D वाले प्रॉब्लम्स भी करते हैं, देखते हैं बच्चे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आई होप लिख लिया होगा गाइस। चलो भाई नेक्स्ट क्या, एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन से पहले एक दूसरा सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल करवाएंगे। सबसे पहले हमने बोला अ मैन वॉक्स 30 किलोमीटर नॉर्थ एंड फिर बोला एंड देन टेक्स अ राइट टर्न and moves 40 kilometer. Find the displacement. Displacement बताओ। सर 50 किलोमीटर। डायरेक्शन के साथ बता सकता है कि सर इतना डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, या फिर सर नॉर्थ ईस्ट। नहीं डायरेक्शन का एंगल के साथ एग्जैक्टली बेटा देखो तुम्हें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। हाँ 50 नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भी बेटा देख, ये बहुत अच्छी बात बोली तुम लोगों ने 60 डिग्री ना, 60 नहीं आएगा, ठीक है। देख बेटा बहुत अच्छी बात बोली किसी ने, अगर आप नॉर्थ ईस्ट सिंपली ये कह देते हो तो इसका क्या मतलब होता है? नॉर्थ ईस्ट कह दिया, साउथ वेस्ट कह दिया, ऐसे कहने का क्या मतलब है? इधर देखना बेटा, सभी बच्चों को ये पता होता है कि ये इतना सबको पता होता है कि सर ये ईस्ट होता है, ऊपर ऊपर क्या ये ऐसा, ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, ठीक है। तो ये सारी बातें सबको पता होती है। अब आगे देखना,
अगर कभी कोई कह दे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को एग्जैक्टली बीचों बीच माना जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री यहां से, ठीक है सर। अगर मान लो 45 की जगह 30 डिग्री एंगल हुआ तो आप नॉर्थ ईस्ट नहीं कहते, आप 30 डिग्री, ठीक है। इधर देखना बेटा, मैं आपको प्रोनाउंस करना सिखाता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई सिंपली नॉर्थ ईस्ट कह दे तो इसका मतलब ये है, बट अगर मान लो मुझे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे लिखना है वर्ड्स के अंदर, मैंने ये ड्रॉ किया, देखो मैंने ये ड्रॉ किया और बोला कि ये 30 डिग्री एंगल है, इसे मैं कैसे लिखूंगा वर्ड्स के अंदर, ठीक है। इसे मैं ऐसा लिखूंगा दैट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आई होप ये इंग्लिश में किस तरह से लिखा समझ में आ रहा होगा, ठीक है सर। नहीं समझ में आया, मैं एक और लिख के प्रैक्टिस कराऊंगा, दोबारा समझाता भी हूं। इस लाइन को आप ऐसा लिखोगे कि भाई 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में जाओ 30 डिग्री से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में जाओ 30 डिग्री से, ऐसा लिखा जाता है। अच्छा मान लो मैंने तुमसे कहा कि इस लाइन को कैसे लिखेंगे, ये लिख के बताना मुझे। ये ऐसा है, ये एंगल 37 डिग्री है, जरा बताना इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही वर्ड्स में लिख के बताओ। 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। हाँ ठीक है, तो सर पहले तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा था, अब साउथ क्यों लिख रहे हो, ठीक है बेटा हमेशा लॉजिकल पकड़ो, यहां पर लॉजिक पढ़ो। लॉजिक क्या कहता है, वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है, कितने डिग्री से जाना है, 37 डिग्री से जाना है, तो हम ऐसा बोलते हैं 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। बेटा इसमें अब देखो कोई फिजिक्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पर बच्चा जो है थोड़ा सा इन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं साफ साफ, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो गए तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखना होता है यहाँ पर। कभी भी कोई कह दे ना नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोल दे तो वो 45 डिग्री एंगल होता है। क्या कह रहे हैं कोई बेटा, कोई कुछ कह रहे हैं? Can you explain the graph once again? हमारे पास नेटवर्क का इशू हो गया था तो अच्छा अच्छा, नहीं बेटा ये कोई ग्राफ नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ मैंने क्या बोला। ये इस क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है, मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा था एक, कि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है। बच्चे बहुत बार कह देते हैं कि कोई से भी एंगल को नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, ऐसे कोई से भी लाइन को, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को, इस ग्रीन वाली लाइन को भी बोल देते हैं सर नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा जाता ग्रीन लाइन को, नॉर्थ ईस्ट कभी कोई कहता है तो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट 45 डिग्री। ये ग्रीन लाइन को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, नॉर्थ से 30 डिग्री आप ईस्ट की तरफ गए तो उसे ऐसा बोलते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप यहां देख रहे हैं वेस्ट से नीचे की तरफ गए, साउथ की तरफ गए 37 डिग्री, तो आप इसे प्रोनाउंस करते हैं 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये तरीका होता है बेटा प्रोनाउंस करने का, है ना। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, एक जनरल नॉलेज की बात सिखाई है, वो जनरल नॉलेज है, जिसको नहीं आता प्लीज लिख लेना। बाकी अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर आंसर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बेटा 60 नहीं आ सकता, 30 और 40 एंगल है तो 37 डिग्री बनेगा। 53 हाँ ईस्ट टू नॉर्थ। हो सकता है 37 या 53 में से कोई एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये 30 किलोमीटर पहले ऐसे गया, फिर बेटा ये 40 किलोमीटर ऐसे गया राइट टर्न मार के, है ना। आपने बोला कि सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर तो सभी बच्चों ने कह दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बहुत सिंपल सी बात थी। बट मेरा सवाल ये था कि भैया पूरा अच्छे से डायरेक्शन के साथ बताओ। आपने बोला ये थीटा एंगल कैसे निकालूं, आपने जैसे ही यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगाई आपने बोला tan थीटा की वैल्यू सर 4/3 निकल के आ रही है, ठीक है। इससे थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 53 डिग्री। ये सब कब पढ़ाया था सर, स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना आपको बेसिक मैथ्स में। तो 53 डिग्री इधर घूमना है, तो आप देखो ये डायरेक्शन आपकी क्या थी, ये नॉर्थ थी, ये डायरेक्शन क्या थी आपकी, ईस्ट थी। तो आपने देखा आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घूमे, कितने एंगल से, 53 डिग्री। तो आप कह सकते हो 50 किलोमीटर, उसके बाद जो है इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऐसा लिखोगे आप 53 डिग्री, कौन से डायरेक्शन में घूमे हो, ईस्ट में घूमे हो, तो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आई होप बात समझ में आई होगी, बहुत सिंपल बात है, क्लियर है बेटा। हाँ वेक्टर्स में आई कैप जे कैप फॉर्म में बेटा वेक्टर जो है आई कैप जे कैप वाली जो चीजें है ना, वो अभी आके हम मोशन इन प्लेन में जब चलेंगे ना आगे बिल्कुल सिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी वेक्टर के बारे में हम जान करके नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे आपको, है ना। चिंता मत कर, तू सही कह रहा है, लिख सकते हैं, पर अभी नहीं बता रहे हो। आई होप बच्चों को समझ में आया होगा कैसे लिखना है। सर हाँ बोल बेटा।
हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मिडिल का एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल। तो एक लंबा है और एक छोटा है, तो एक 30 और 60 तो होना चाहिए ना। 36 ये किसने कहा? एक लंबा एक छोटा तो हमेशा 30-60 होता है क्या? तेरे हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल में 30-60 के अलावा कोई और एंगल नहीं बन सकता? अरे बता तो सही, दिमाग में जो आ रहा है डिस्कस तो कर। तेरे हिसाब से क्या राइट एंगल ट्रायंगल में 30-60 के अलावा कोई और एंगल नहीं बन सकता क्या? अरे यार बोल ही नहीं रहा तू। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सा भी एंगल बन सकता है बेटा। ठीक है, ऐसे नहीं करते आपकी 30-60 होता है 90 होता है, तो आप सिंपली साइड्स के रेशियो से निकालते हो। अगर 4/3 आ रहा है तो 53 होता है, हमें पता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना कि सर कोई कल को कोई बोल दे 45 होता है। ये दोनों कोई कंडीशन बता सकता है मुझे? ये एंगल जब 45 होता है और ये एंगल जब 45 होता है, दोनों एंगल सेम होते हैं, तो कंडीशन क्या होती है? That the opposite sides will be equal. अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज बराबर होगी अगर दोनों 45 होगा तो। ये पढ़ाई होता है ना अपन ने मैथ्स में। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी हो सकते हैं बेटा एंगल, है ना, ऐसे नहीं याद रखना कुछ भी, वो तो निकाल के पता चलेगा। आई होप बच्चों ने ये लिख लिया होगा। अब थोड़ा एक 3D के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये कौन बच्चा सॉल्व कर पाता है। ये क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी लगाऊं पीछे? लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, लगा रहा हूं। लिख लो लिख लो। जल्दी से लिख लो बेटा। चलिए, आई होप लिख लिया होगा अब तो। हाँ, अब क्या क्वेश्चन है सर? अब क्वेश्चन देखना 3D में है, देखते हैं कौन बच्चा सही कर पाता है। क्वेश्चन ये है, अ मैन वॉक्स, ऐसा लेके चलते हैं, कोई अच्छी वैल्यू सोच रहा हूं, हाँ सोच लिया। 6 किलोमीटर नॉर्थ, 6 किलोमीटर नॉर्थ चला, देन उसके बाद जो है 8 किलोमीटर्स वेस्ट, एंड फाइनली क्लाइम्स 10 किलोमीटर अपवर्ड। आप बोलोगे 10 किलोमीटर अपवर्ड, इतना तो जो है ज्यादा ही ऊपर चला गया है। ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लो। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ, देन 8 किलोमीटर वेस्ट, एंड फाइनली क्लाइम्स 10 किलोमीटर अपवर्ड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ। और 10√2। वेरी गुड, सही है। फाइंड, और जो है मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, डायरेक्शन वगैरह की चिंता मत करो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। (10√2) जिसका भी आया बिल्कुल सही आ गया। जिसका नहीं आया वो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करे। मैं चाहता हूं तुम सोचना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, बाकी मैं बताता हूं सॉल्यूशन। सर 10√2। 10√2 वेरी गुड यार, जिसका भी आ रहा है बहुत अच्छी बात है यार, बेसिक समझ पाए। अब देखो, हाँ करके करना पड़ता है। नहीं बेटा, आई कैप जेकैप की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, तूने वेक्टर पढ़ लिया इसलिए तू सोच रहा है, बिना वेक्टर के करेंगे यार। सर कैसे कर दिया बिना वेक्टर के इसने, है ना, सिंपल सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। देख, हाँ 10√2 बिल्कुल सही है। एक्चुअली एक और चीज समझना, जब भी मैं ऐसे बनाता हूं ना, तो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ होता है। तुम ऐसा समझो यार, मेरा जो बोर्ड है ना, जब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा बोर्ड ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, तुम्हारी कॉपी ऐसे हॉरिजॉन्टल रखी हुई है ना, ऐसे रखी हुई है तुम्हारी कॉपी टेबल पे। तो मैं जब भी डायग्राम बनाता हूं, बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है सर ऊपर तो नॉर्थ होता है। नॉर्थ थोड़ी ऊपर होता है, ऊपर तो अपवर्ड होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो एक प्लेन के अंदर है ना बेटा। जैसे मान ले मैंने कह दिया आज मेरे लिए सामने वाला डायरेक्शन नॉर्थ है, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड मेरा ईस्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड मेरा वेस्ट हो जाता है, और मेरा पीछे साउथ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी को भी नॉर्थ मान लूं, सर आ गया सर। है ना। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये एक प्लेन के अंदर होते हैं बेटा। तो देखना जरा 3D इमेजिनेशन कैसे कर सकते हैं। 3D इमेजिनेशन ऐसे कर सकते हैं आप, जैसे आपने अगर इसे नॉर्थ कहा, तो आपका बेटा ये साउथ है, और आपका ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है,
और ये जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन है, ये आपका जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो बच्चा यहां हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो जो है पर्सन किधर गया, ये ऐसे जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर पूरे 3D जो है स्पेस को मानते हुए पहले आदमी को मैंने 6 किलोमीटर नॉर्थ भेजा, तो आपने देखा वो देखो उस डायरेक्शन में नॉर्थ अंदर की तरफ 6 किलोमीटर भेजा। फिर पर्सन राइट एंगल पे टर्न किया, ये एंगल 90 डिग्री होता है पर मैं ऐसे दिखाता हूं 3D फीलिंग के लिए ना, देख रहा है ना 3D के लिए ऐसा दिखेगा। ये कितना गया है यहाँ पे, ये 8 किलोमीटर गया है यहाँ पे, ये 8 गया। और उसके बाद जो है पर्सन ऐसे अपवर्ड गया। ठीक है सर, इसको इमेजिन करने का और भी कोई अच्छा तरीका है क्या? हाँ, एक और अच्छा तरीका है, जिनको इमेजिन नहीं होता वो एक बार यहाँ पे देख ले। ठीक है, देर इज वन मोर वे जिससे मैं आपको इमेजिन करवा सकता हूं ये चीज। ये देखना भाई, एंड अब तुम्हें इजीली इमेजिन हो सकता है, यहां से एक बार देख ले। ये मैंने एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। सभी बच्चे एक बार बोर्ड पे देख लें। अब आप 3D चीज को बिल्कुल इजीली इमेजिन कर पाओगे। यहां पे सबसे पहले पर्सन को जो है नॉर्थ डायरेक्शन में भेजा मैंने, तो मैंने बोला कि ये देखो इधर, यहां से यहां गया, ये नॉर्थ में ऐसे गया, कितना गया 6 किलोमीटर। फिर ये यहां से यहां पूरा यहां तक आ गया, है ना। इस पूरे को मैंने बोल दिया ये ऐसे टर्न कर गया ना इस डायरेक्शन में वेस्ट में, ये 8 किलोमीटर ऐसे गया। ठीक है, उसके बाद जो है 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, फिर इसने बोला कि ऊपर की तरफ गया, ऊपर वाले को मैंने कह दिया ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर है। अब अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसे ज्वाइन कर दूं तो मैं, है ना। तो आप देखो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो, थोड़ा बहुत तो है 3D में नहीं पढ़ रखा, चलो कोई बात नहीं हम बताते हैं। आप पहले क्या बोलते, आप पहले बोलते ये 6 और 8 का रिजल्टेंट, ये 6 और 8 का रिजल्टेंट ये आता है, ये कितना होता है बेटा बता, 6 और 8 का रिजल्टेंट कितना आएगा तेरा बता। 90 डिग्री पे जा रहा है ना, 10 आएगा। ठीक है सर, कैसे 10 आया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, रूट लगा के करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये आ जाएगा तेरा 10 निकल के आ जाएगा। फिर तुम बोलोगे बेटा ये जो 10 जमीन पे आया है और ये जो 10 आया, आपने ना जैसे जिस रूम में आप बैठे हो ना उसमें 3D इमेजिन कर सकते हो आप ऐसे, जैसे मैं रूम के ये नीचे बोल रहा हूँ ये ऐसा, फिर वो उधर वाली लाइन, फिर ऐसे ऊपर जाना। अच्छा सर, ये रूम में जो है ये दो जो ऐसे लाइंस दिख रही है, ये डायगोनल ज्वाइन कर दूंगा मेरे रूम का, तो ये ऐसा 10 दिख रहा है। फिर ये ऊपर वाली एक लाइन दिख रही है, ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो हाँ दिख रहा है सर 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये 90 डिग्री, थोड़ा सा ना बैठ के इमेजिन करना दिमाग में, है ना। तो ये जो है आपको दिख जाएगा ये 10 ये 10, तो ये डायगोनल की वैल्यू 10√2, सिंपल, है ना। तो यहां पर मैं यही कह रहा हूं बेटा, यहां वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपल 3D स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर आप 3D में इमेजिनेशन करना सीखो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वेक्टर सिखाना जरूरत नहीं है, 3D इमेजिनेशन भी सिखाना है आपको। आई होप क्लियर होगा बेटा, क्लियर है गाइस। चलिए तो लिख लेना भाई यहां पर ऐसे 6 8 और 10 ऊपर, तो 3D इमेजिनेशन कर लिया। ये प्लेन में राइट एंगल ट्राइंगल था यहां पे, तो 10। हाँ बोल बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही, माइक को पास में ला। सर पहले वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो वो नॉर्थ टू वेस्ट और ऊपर जो जाता है तो तब एक ट्रायंगल बनता है। नॉर्थ टू, नहीं ऊपर वाला, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, ये ट्रायंगल बनता है, तो इसमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के कर देते हैं। एरिया से कैसे निकालेगा डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के मतलब। तो मैंने भी तो पाइथागोरस ही लगाई है, ये मैंने 6 और 8 से कैसे निकाला, 10 पाइथागोरस से। यहां से मैंने ये कैसे निकाला, पाइथागोरस से। आप एक और काम कर सकते हो बेटा, आपको याद है मैंने जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी तो बेसिक मैथमेटिक्स में डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था, याद आ रहा है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं तो ऐसे लिखा जाता था क्या, बताना जरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, बोलो हाँ या ना, याद है कुछ ऐसा? ठीक है, तो बेटा आप उसके हेल्प से भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई ये 3 अलग अलग डायरेक्शन है, अगर मैं इसे x कहता हूं ये y हो जाती है, ये z हो जाती है, x y z तीनों अलग अलग है ना। तो भाई x कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ वो 6 का हुआ, y में 8 का हुआ, z में 10 का हुआ। ऐसे सॉल्व करोगे तो भी 10√2 आ जाएगा। तू बेटा ऐसे कह रहा था क्या तू?
ऐसे कह रहा था कि चलो एक और मेथड सिखा दिया, अगर ऐसे नहीं कह रहा था तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स वाई जेड के अलग अलग डिस्टेंस पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं। नोट कर लो बच्चों। अब है ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उस पर गलती कर देते हैं, तो आराम से करना बेटा, सोच समझ के दिमाग लगा के, है ना। आई होप बच्चों ने लिख लिया होगा। हाँ सर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो वैसे भी आता है तुम्हें ऑलरेडी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहे हो, जल्दी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहां पे। हाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर 20 किलोमीटर ईस्ट, देन 30 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 30√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। तो एक भैया पर्सन है, वो पर्सन जो है ऐसे चल रहा है, मैं डायरेक्शंस मार्क कर देता हूं तुम्हारे लिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। बेटा देखो मैं सिर्फ दो चीजें ड्रॉ करूंगा, तीसरी ड्रॉ नहीं करूंगा, अगर मैंने तीसरा ड्रॉ कर दिया तो तुम्हें आंसर ही आ जाएगा, वो तुम्हें दिमाग लगाना है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर 20 किलोमीटर ईस्ट, एक पर्सन बेटा सबसे पहले जो है 20 किलोमीटर ईस्ट गया, ये चला दिया मैंने, है ना, 20 किलोमीटर ईस्ट चला दिया। सर इसका आंसर 10 किलोमीटर आएगा। अभी देखते हैं बाकी कितने बच्चे कर पाते हैं। फिर 30 किलोमीटर नॉर्थ गया, यही लिखा है ना क्वेश्चन में। फिर फाइनली 30√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट गया, ये नहीं बनाऊंगा मैंने, अगर ये बना दिया तो तुम्हें आंसर ही निकल के आ जाएगा, फिर तो आप बोलोगे सर दिख ही गया डिस्प्लेसमेंट। अब 30√2 तुम तुम्हारी समझदारी से बनाना, ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट बता देना मुझे, है ना बेटा। मैंने दो रास्ते बना दिए, पहले आदमी 20 किलोमीटर ईस्ट, हाँ ईस्ट सही बनाया मैंने, 20 किलोमीटर ईस्ट गया ऐसे, फिर ऊपर गया, और फाइनली 30√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट गया। वो तुम ड्रॉ करो, और ड्रॉ कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सर 10 किलोमीटर आएगा। 10 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। अब जिनका नहीं आया वो दिमाग लगाएं भैया। मैं ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ठीक है यार। देखो तुम्हें ना 11th क्लास में हो, तुम बिल्कुल नए नए हो, तुमको है ना हम जिस तरह का बनाना चाहे इंसान, उस तरह के इंसान तुम बन सकते हो। 12th वाला बच्चा क्या होता है, वो पुराना हो चुका है, उसको बदलना दिक्कत वाली बात होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो एक चीज समझना, जो बहुत बड़ा चेंज जो जीवन में हुआ है ना आईआईटी की पढ़ाई करने के लिए, वो ये है। स्कूल की पढ़ाई यार देखो सिंपली आज तक 10th तक ऐसी होती थी, ये सिखाया है ये याद कर ले, ये लिख देना, पूरे मार्क्स आ जाएंगे, खुश रहो, ठीक है, जो सिखाया वो याद कर लो और पूरे एग्जाम में लिखाओ। जेई की प्रिपरेशन में, आईआईटी की प्रिपरेशन में क्या है, हम बार बार तुम्हारे साथ ऐसी कोशिश किया करेंगे कि तुम चलाओ दिमाग, तुम्हें दिमाग चलाने की जो है चीज वो सिखानी है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में बहुत कैपेसिटी है, पर अभी तक तुमने चलाना चालू नहीं किया है, वो सिखाना है तुम्हें, हो गया सर। है ना। वेरी गुड, जिसका भी हो गया वेरी गुड, बाकी सब दिमाग लगाओ यार। लेकिन सर आंसर -10 किलोमीटर आएगा। हाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा कितने बच्चों का आंसर आ गया सर, ये जो 10 कह रहे हैं हमारा आंसर आ गया, हैंड रेस कर देना, हैंड रेस करना यार, ऐसे साफ साफ दिखेगा फिर मुझे, ठीक है। कम ही बच्चे दिख रहे हैं, वाह यार, बिदर पाठशाला में पीछे से भी बच्चे दिख रहे हैं बहुत, दो तीन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हो रहा है, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लो, हैंड्स डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट बारपेटा, बारपेटा सेंटर, अभी तक एक भी बच्चे का नहीं हुआ है, हुआ हुआ हुआ, एक ने हाथ रेज किया, ठीक है। बिदर पाठशाला में 201 वाला रूम, 303 से तो बात हो गई हमारी, 201 में आप, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यार, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं। बीदर पाठशाला 201 में स्टार्टिंग के 2 बेंचेस नहीं दिखते सर कैमरे में। हाँ यार वही तो, अब तुम्हें जो स्टार्टिंग में दो बैठते हो ना, कभी कभार, अब देखो यही कहूंगा तुम भी थोड़ा सा पीछे बैठ जाया करो, ठीक है, जिससे कि मुझे दिख जाओ। अभी तक जो है जो नहीं दिखा वो दिखे तो सही टीचर को कम से कम,
हाँ जी सर, ये दो आपने बना दिए थे, ये 30√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, एक बात देख, एक बात देख, कुछ बच्चे जो पक्का कोशिश कर रहे होंगे वो ऐसे लिख के बैठे होंगे कि सर 30√2 सर यहां पे आ गया, सर ये क्या बना दिया, यहां पर क्यों आएगा ये। ठीक है, एकदम गलत है सर। क्यों गलत है बेटा, ये 30√2 किलोमीटर साउथ वेस्ट बोला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउथ वेस्ट? ये वेस्ट है, ये साउथ है। साउथ वेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच जाना है बेटा 45 डिग्री पे। अच्छा सर, अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच जाता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, जितना नीचे गया उतना ही आगे गया। सर ऐसा क्यों? अरे देखना बेटा, अगर तू इसे ज्वाइन करता है, यहां पर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनता ना तेरा, ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। इसका मतलब मैं जितना नीचे आऊंगा मैं उतना ही इधर भी बढ़ूंगा। यही तो होता है ना 45 डिग्री पे जाने का मतलब, कि जितना नीचे गया उतना ही इस साइड भी गया। अच्छा सर, तो अब देखो मुझे जो है 30√2 जाना है। 30√2 अगर मुझे जाना होगा, ये देख बेटा, ये जो मैं येलो कलर की डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये 30√2 होनी चाहिए। तो मुझे बता मैं नीचे कितना जाऊं और इधर कितना जाऊं। नीचे कितना जाऊं मैं बता, 30 है ना। अगर 30√2 जाना है तो सर 30 नीचे जाओ और 30 इधर जाओ, तभी तो आप जा पाओगे। लॉजिक यही तो कहता है कि अगर 30√2 जाना है तो जितना नीचे जा रहे हो उतना इधर जाओ। अच्छा सर, तो अगर मैं 30 नीचे जाऊंगा तो मैं पीछे भी 30 चला जाऊंगा, तभी तो एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल बनेगा। ओहो, ऐसा था क्या? तो इसका मतलब ऐसे जाना था ये। बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि सर इधर क्यों भेज दिया आपने, आपको कैसे पता? अरे भाई कॉमन सेंस है, ये 45 डिग्री एंगल है तो जितना नीचे जाओगे उतना ही पीछे जाना पड़ेगा। क्यों सर? अरे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस को बराबर होना पड़ेगा 45 है तो। ठीक है, सो दैट इज वाई अगर मैं 30 नीचे आया तो 30 ही पीछे गया मैं। ठीक है, अगर मैं 30 ही पीछे गया तो आपको मालूम है मैं टोटल 30 किलोमीटर पीछे जा चुका हूं। अब अगर कोई मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो आई होप आपको दिख रहा होगा दैट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है क्या? ये डिस्प्लेसमेंट है, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिख गया क्या? है ना, तो बस आंसर क्या है डिस्प्लेसमेंट का, 10 किलोमीटर। हाँ, -10 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछें, है ना, यहां पे लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखो आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। लिख लो बच्चों, लिख लो। अब देखो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन। देखो आपने कितना सारा इमेजिनेशन करना सीखा। लास्ट क्वेश्चन क्यों? फिर दंगल करेंगे ना यार, दंगल इसलिए करेंगे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स 100 में से 100 लेके आना फिजिक्स में, है ना। चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर पुरानी चीजों का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आई होप बेटा बहुत सिंपल सी चीज थी, एक लाइन ड्रॉ करना, आपने ड्रॉ करके नोट कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देख एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग व्हील ऑन ग्राउंड। ठीक है, देख इधर देख बच्चा, सब नोट करना इधर एक बार, मैं जो कह रहा हूं। मैंने तुमसे जो है ना आसान वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। आसान क्वेश्चन तो ऐसे बनता कि मैं कहता एक व्हील है, थोड़ा जल्दी बना ले बेटा। देख लिया बेटा? ठीक है, मैंने क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग व्हील ऑन ग्राउंड। बेटा देख एक बार, देख सब बच्चे देखो, अगर मैं कहता कि एक व्हील है जिसका रेडियस आर के बराबर है, अगर ये हाफ रोटेशन से घूम जाए, मतलब आधा घूम जाए, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ऊपर आ गया, 2r हो गया। हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना, बहुत इजी बात पूछ रहा हूं। अगर ये गोल घूम रहा होता, आधा रोटेशन कर लेता, मतलब आधा घूम जाता, तो ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाता। ठीक है, और आप क्या कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया। ये तो बहुत सिंपल बात हो जाती है आप लोग के लिए। मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने बोला कि ये व्हील जो है ना अपनी जगह पर ही गोल गोल नहीं घूम रहा है, ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे। ठीक है, कैसे सर? ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है ग्राउंड पे। ये मैंने ग्राउंड ड्रॉ कर दिया, है ना।
और मैंने कहा कि ये व्हील जो है ग्राउंड पे गोल घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद बेटा ये व्हील यहां पे आ जाएगा, है ना, ऐसे आगे रोटेट करता हुआ आ गया, ठीक है। और मैंने बोला दैट कैलकुलेशन डिस्प्लेसमेंट इन मूविंग व्हील ऑन ग्राउंड, मैंने बोला दैट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए। सर पॉइंट ए कहां है? ये बेटा ये पॉइंट ए है जो येलो कलर का मार्क कर दिया मैंने। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन ग्राउंड, ऐसा हाफ रोटेशन कर, ध्यान रखना, फिर से बोल देता हूं, व्हील अपनी जगह नहीं घूम रहा है बेटा, आगे आगे की तरफ जा रहा है ना। अपनी जगह पे घूम रहा होता तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन हो जाता, बच्चे बोलते 2R आंसर है सर, क्या करा रहे हो, है ना। आगे की तरफ बढ़ रहा है बेटा व्हील गोल गोल घूमता हुआ, आंसर पाई आर नहीं है, ठीक है। सही कह रहा है बेटा तू, बिल्कुल सही कह रहा है, इस बच्चे ने आंसर निकाल दिया, ये जानता है लॉजिक क्या करना है। मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, ये व्हील ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, घूमते घूमते यहां पहुंच गया। बच्चा एक बात बता देना, हाफ रोटेशन के बाद ये पॉइंट ए कहां पहुंच जाएगा बेटा, बताना कहां पहुंच जाएगा ये पॉइंट? ऊपर की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें ये समझदारी खुद से लगानी थी कि ये यहां पे पहुंच जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। बहुत शानदार, ठीक है। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वैल्यू ये दिख रही है ना ऑरेंज लाइन, यही तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। और इतनी ज्यादा हेल्प कर दी है मैंने यार भाई, अब तो हो ही जाएगा। सर ये इतना हार्ड क्यों हो गया था? सर हो गया सर। कहाँ हार्ड हुआ फिजिक्स यार, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ऐसे हार्ड मत सोच, ठीक है। देख किसी बच्चे को जल्दी इमेजिन हो जाता है, किसी को लेट होता है, कोशिश करते चलना, ठीक है। मैं तुम्हें इजी इजी चीज बना के पढ़ा के बुद्धू बना दूं तो ठीक है। तो बस ये समझना कि हम जो करा रहे हैं हमें पता है कि कैसे बच्चे का IIT में होता है, बस तुम करते चलना, मेहनत करते चलना हमारे साथ, है ना। बहुत बच्चों को दिक्कत होगी, होनी पड़ेगी वो तो यार, ऐसे तो नहीं तो हमको पहले से आ रहा होता तो हम क्यों पढ़ रहे होते। सर हाँ बोल बेटा। आंसर क्या पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर होगा? बिल्कुल सही बात, देख बेटा कैसे निकाला, ये बच्चों ने बोला ये ऑरेंज लाइन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखना भाई, एक बात बताओ मुझे, जब व्हील पूरा गोल घूम जाता है तो वो कितना डिस्टेंस आगे चलता है? 2πr। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना भाई, जब व्हील, ध्यान रखें ये, व्हेन व्हील फुल्ली रोटेट्स then it moves by a distance 2πr। तो एक व्हील फुल्ली रोटेट करता है तो डिस्टेंस 2πr से आगे की तरफ बढ़ जाता है। सर ऐसा क्यों? बेटा एक पूरे रोटेशन में क्या होता है, आप सरकमफेरेंस के बराबर आगे बढ़ रहे होते हो। आई होप समझ में आई होगी बात, सरकमफेरेंस के बराबर। बेटा ये पूरा तो कर नहीं रहा, ये तो हाफ कर रहा है, तो सर हाफ में कितना आगे बढ़े होंगे आप? हाफ में कितना बढ़े होंगे? इसका आधा मतलब, अच्छा सर ये देखो भाई, ये आप कितना आगे बढ़े, यहां से लेके यहां तक ये आप πr आगे बढ़े, फुल रोटेशन का आधा। और ऊपर कितना गए सर आप 2r ऊपर चले गए। अब ये दोनों पता है आपको, तो कोई भी बच्चा बहुत इजीली डिस्प्लेसमेंट दे सकता है कि सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। बेटा इसे सॉल्व करेंगे हम तो r हमारा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर। लिख लो बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन था, आपने इमेजिनेशन करने वाला क्वेश्चन था, है ना, कि हाफ रोटेशन से क्या हुआ व्हील का। मैं फिर से ये कहूंगा, समझना कि इन सारे क्वेश्चंस को एक बार, जिनको भी थोड़ी सी भी दिक्कत हुई ना, घर जाके एक बार दोबारा से करें, सोचें, थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करें। चलो सर बहुत बढ़िया, हम तो जो है क्लास की स्टार्टिंग से सिर्फ दंगल का ही वेट कर रहे थे, दंगल करा दो आप, ठीक है। तो भाई इसको नोट करने के बाद सभी बच्चे क्या करें, एक बार ना प्रोसेस समझ लें। प्रोसेस ये है कि आपको क्या करना है,
कोई भी बच्चा है ना, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, उनके मन में क्या होता है, सर दंगल आ गया, मजे आ गए, बस हमें तो बटन नहीं दबाने ABCD में से, ठीक है। ऐसा नहीं करना बेटा। मैं अगर आपको 60 सेकंड्स दे रहा हूँ, 90 सेकंड्स दे रहा हूँ, तो टाइम को पूरा यूज करना। मैं 2 मिनट भी दूंगा, कोई लेंथी क्वेश्चन होगा तो, ठीक है, यूज करना। उसे रफ कॉपी में या फिर तुम्हारी कॉपी के पीछे ही तुम उसे सॉल्व करना, फिर ABCD दबाना। कोशिश करना कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सही आंसर आए, ठीक है। वो टाइम का जो प्रेशर होता है ना, उसके अंदर ठीक करने की कोशिश करनी है। तो अपने अपने मोबाइल निकाल लो, और उसके अलावा रफ या तो कॉपी हो या कॉपी के पीछे वाले पेज पे जहां तुम्हें सॉल्व करना है, रेडी हो जाओ। अब हम तुम्हें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। बोल बेटा। इस सेम क्वेश्चन में अगर इस सर्कल फुल सर्कल लेता तो फिर बहुत इजी हो जाता। वो तभी तो नहीं दिया। फुल सर्कल तो बच्चे बोल देते वापस नीचे आ जाएगा, 2πr हो जाएगा, उसमें बच्चा करता ही नहीं है ना, इसलिए नहीं कराया मैंने, ठीक है। चलिए, अब भाई वो जो आप कह रहे हो सर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल करवाते हैं यार कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है भैया। आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रही होगी अपने। अरे कहाँ चलेगा ये सारे नागांव वाले बच्चे? अच्छा, बैग में फोन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, कोई बच्चा पहले सॉल्व नहीं कर ले, ठीक है, इसलिए कर लो भैया, 2-3 मिनट में रेडी हो जाओ, अपने को दंगल टाइम है ना। सर ऑप्शन कहाँ मिलेगा? मिलेगा ना, देख मोबाइल जो ऐप है तुम्हारी, ठीक है, PW ऐप, उसके अंदर जो तुम्हारा बैच है, उस बैच के अंदर जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा दंगल एक्टिवेटेड हुआ वहां पे, ठीक है। जैसे ही मैं भी यहां से ऑन करूंगा, तुम्हें ऑप्शन दिखने लग जाएंगे ABCD, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है और टिक करना है, ठीक है। जल्दबाजी कोई मत करना कि सर हमने जल्दीबाजी में कुछ भी बटन दबा दिया, ठीक है। तो चलिए, माई बैचेस में हाँ माय बैचेस में जो तुम्हारा ये वाला बैच है ना, दिखता ही होगा। अब कोई बोले कि सर मेरे को तो बैच ही नहीं दिखता, मेरे को अभी उसका मिला ही नहीं, एक्सेस ही नहीं मिला, ठीक है, तो ऐसा बच्चा नहीं कर पाएगा। आई होप सबको मिल गया होगा, ठीक है। सर ये सर हमको आंसर माइक में नहीं बोलना है सर। हाँ, ये मत करना भाई, ठीक है। क्लास इंचार्ज जितने भी हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई बच्चा ऐसा करे तो फिर आप माइक ले लें उससे, ठीक है। ये तो गलत बात हो जाएगी, फिर तो दंगल का क्या मजा आया, ठीक है। ऐसे तो आंसर ही बता दोगे, मैं ही बता दूंगा नहीं तो पहले, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चलो भाई, सर क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, सीख रहे हो दंगल इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं, ठीक है। सर थोड़ा वेट करो सर, ज्वाइन कर। हाँ हाँ, कर लो कर लो। मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा इसके अंदर। हाँ देखो, 84 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड, आ तो गया बच्चों को समझ में, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, आराम से करो। मैंने 2 मिनट दिए हैं, वैसे क्वेश्चन तो 1 मिनट का ही है भाई। दंगल वंगल ज्वाइन कर रहे हो, आराम से रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट एंड टिक हियर। सर जिन लोगों का नहीं चल रहा है उन लोगों का क्या? बेटा आप क्या करो ना, अपनी कॉपी में जो है रफ कॉपी में पीछे सॉल्व करो, ठीक है। और आपके उसमें मॉड्यूल में जैसे जहां भी या फिर रफ में जो है ऐसे लिख लेना कि सर थर्ड क्वेश्चन है, हमारा आंसर ये ऑप्शन आ रहा है। जैसे मान लो आपका आंसर ABCD में से कुछ भी है, D आ गया, तो आप D लिख लेना, ठीक है, लिखना जरूर। एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। अच्छा मैं बीच में आ रहा था, सॉरी। मैं क्या करता हूँ, उस साइड खड़ा हो जाता हूँ, बीच में आऊंगा ही नहीं। हेलो सर। बोल बेटा। सर दंगल का ऑप्शन किधर बता रहा है सर? तुम्हारा जो मोबाइल में जो है ना, PW का जो ऐप है, PW ऐप के अंदर जाके माय बैचेस में जाना, अपने बैच के अंदर जैसे ही AJ31M है ना, नहीं 21M है, 3 या 2 में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो AJ जो आपका बैच है उसके अंदर जाओगे
तो मिल जाएगा आपको माय बैचेस में। आ गया सर, आ गया। आ ही जाएगा बेटा, बहुत सिंपल चीज है। पोल पोल स्टॉप्ड हो चुका है भैया, पोल स्टॉप्ड हो चुका है इसका, हाँ इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन ए था। व्यू रिजल्ट्स करते हैं, ठीक है। 56% बच्चे ओनली, आ रहा ही नहीं है सर, ठीक है। सर, कोई, आ रहा ही नहीं है। अरे हाँ अब तो टाइम खत्म हो गया ना, अब क्यों आएगा, अब नेक्स्ट वाले में करना, ठीक है, नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन आ रहा ही नहीं है। अरे क्वेश्चन तो बोर्ड पे दिखेगा ना, वहां थोड़ी दिखेगा मेरे भाई। नहीं सर, मतलब मेरे फोन में लॉगिन ही नहीं हो रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, लॉगिन कर लेना बेटा, ठीक है। तूने लॉगिन नहीं कर रखा होगा, लॉग आउट हो गया होगा, लॉगिन कर ले। अब तू बोले तब भी लॉगिन नहीं हो रहा तो नंबर गलत होगा, ठीक है। क्लास इंचार्ज से हेल्प ले ले, ठीक है। तो यार ये चीज तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना वहां पे आके, ठीक है। अब देखो रूल ये है, अगर 70% से कम बच्चों ने ठीक किया तो ही हम सॉल्यूशन बताएंगे, 70% के ऊपर वालों का नहीं बताएंगे। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है तो इसका सॉल्यूशन एक बार समझ लो कि कैसे होता है यहाँ पे। वैसे तो इजी क्वेश्चन था। गिवन दैट y इज इक्वल्स टू दिस 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 वेयर t रिप्रेजेंट्स टाइम्स इन सेकंड, x रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन मीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सही क्या है इसमें बेटा, देख cos के अंदर जो भी होता है उसे डायमेंशन लेस होना पड़ता है। तो ये टाइम है तो टाइम के नीचे तुझे टाइम से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो डायमेंशन लेस बनेगा। p का डायमेंशन बेटा टाइम का होना पड़ेगा, ठीक है। x जो है डिस्टेंस है बेटा, तो q को जो है 1 डिस्टेंस होना पड़ेगा डायमेंशन लेस होने के लिए, तो q की वैल्यू को जो है l-1 होना पड़ेगा। आगे देखो आगे क्या पूछा है, ये y जो है यहां पर, अच्छा इसके बारे में कमेंट ही नहीं किया, आगे आंसर। डायमेंशन ऑफ t सेम एज दैट ऑफ p, t और p का सेम होगा, पहला ऑप्शन सही आ गया आपका। डायमेंशन ऑफ t सेम एज दैट ऑफ q गलत है। डायमेंशन ऑफ x सेम एज दैट ऑफ q, डायमेंशन x का 1 टाइम होगा, वो 1 लेंथ होगा। देन डायमेंशन ऑफ x सेम एज दैट ऑफ p, ये भी गलत है। कितना आसान क्वेश्चन था कि cos के अंदर वाली चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, पढ़ाई हुई चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पे। 90 सेकेंड्स। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जल्दबाजी ना करें, आराम से करें। चलो पोल स्टॉप्ड हो चुका है, 111 बच्चे ही अटेम्प्ट कर पाए 128 में से। इसका जो करेक्ट आंसर था बेटा ऑप्शन बी था, होपफुली ज्यादा बच्चों ने सही किया हो। 60, देखो फिर से जो है कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ठीक है। मैं फटाफट से जो लिख देता हूं समझ में आ जाएगा। आपको डायमेंशन ऑफ एनर्जी निकालना है, एनर्जी ml2। हाँ बेटा बोलो। यहाँ तक सही कोई बात नहीं, करा हुआ क्वेश्चन है वैसे तो क्लास का, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मोमेंटम, मोमेंटम की तुम इस तरह से पढ़ते थे क्लास में, मोमेंटम की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा, टाइम की पावर गामा, ठीक है। बहुत बच्चों ने सही भी किया है, वेरी गुड। मोमेंटम जो है kg मीटर पर सेकंड होता है, ml-1 होता है कि पावर अल्फा, एरिया जो है L2 होता है पावर बीटा, और आगे टाइम है, टाइम तो टाइम ही होता है गामा। इसको अरेंज जब कर लेते हैं तो m की पावर अल्फा दिख रहा है, l की पावर बेटा यहाँ से अल्फा आ जाता है, यहाँ से 2 बीटा आ जाता है। देखो किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो इतना ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेटा ये तो मैंने 2-3 बार मतलब 7-8 बार क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। हाँ ये लिख जरूर सकता हूं तुम्हें जिससे सिली मिस्टेक दिख जाए अपनी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू जो है यहां से कंपेयर करने पे डायरेक्टली 1 आ जाती थी।
अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से कंपेयर करने पे 2 दिखती थी, जैसे अल्फा की वैल्यू 1 डालते थे तो 2 बीटा की वैल्यू 1 हो जाती थी, बीटा की वैल्यू हाफ हो जाती थी, ठीक है। फिर कंपेयर करते थे तो -2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 है, ये डाल दी, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू बेटा यहाँ से -1 आ जाती थी। दैट इज वाई जो आपका आंसर था p की पावर अल्फा मतलब 1, देन a की पावर बीटा मतलब 1/2 एंड टाइम की पावर -1। जैसे ही आपने देखा ये 1 हाफ और -1, बी ऑप्शन आंसर आ गया। बताओ। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर वो ए तो डायरेक्ट 1 निकल देता है, ऑप्शन बी में ही वो है, डायरेक्ट निकल सकते हैं। हाँ वैसे भी कह सकते हैं, जैसे किसी का आंसर ये आया वो बच्चा बोलता कि मैं सॉल्व भी क्यों करूं, मुझे एक ही जगह दिख रहा है, गामा सॉल्व भी मत करो, ये भी सही बात है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास में करे हुए हैं बेटा ऑलरेडी सब कुछ, तो प्लीज इन्हें प्रैक्टिस करें, गलत ना करें। नेक्स्ट देखो, सेम टेक्निक जो अभी अभी पढ़ाई मैंने, आराम से करना, सही करना। चलिए पोल स्टॉप हो चुका है बेटा, इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन सी था। रिजल्ट देखते हैं। ओ वाओ 81%, 70 के ऊपर नहीं बताएंगे। कोई बच्चे को बोलेगा सर मुझे डाउट है, तो मैं उससे यही बोलूंगा बेटा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर। 70% से ऊपर मतलब बच्चों को आता है ये, ठीक है। जो गलत कर रहा है वो जल्दबाजी में गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादातर लोगों का सही हो गया। 8th पे आइए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओनली 60 सेकेंड्स। बड़ा ही बेकार क्वेश्चन है। बैच में दिखा रहा ही नहीं है बेटा इतने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब दिखा रहा है। सर, ये टेस्ट सीरीज मेरे बैच में दिखा रहा ही नहीं है। बेटा टेस्ट सीरीज नहीं है, माय बैच में जाके है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है बेटा। मतलब नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा। बेटा एक बार किसी से हेल्प ले ले वहां पर सेंटर पे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को तो दिख रहा है। देखो 132 बच्चे अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। ये देखिए, ओ वाओ 81% यार, मतलब बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। रेडियन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये कैसी बात कर रहे हैं यार, ये पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, ठीक है। बेटा अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो ना, तो आपके जो क्लास इंचार्जेस हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अपने बैच में जाना है, माई बैच के अंदर डायरेक्ट जाते ही दिख जाएगा, ठीक है। सर हमारे पास जो है ऐप में एक्सेस ही नहीं है, तो फिर कोई और इशू है वो सॉर्ट नहीं हो पाएगा, अभी हाथों हाथ नहीं हो पाएगा बेटा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओ हो 45 सेकेंड्स ओनली, 45 भी ज्यादा ही दे दिए।
चलिए, वैसे सबने अटेम्प्ट कर ही दिया है, ठीक है। सर हाँ बेटा बोल। सर लैपटॉप में नहीं आ रहा सर, लैपटॉप में। बेटा यार अब देख, मोबाइल में तो दिख रहा है यार, क्योंकि 134 बच्चे हमारे साथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे नहीं कुछ, सर, वो लैपटॉप में आएगा कि नहीं ये पूछ रहा सर। यार ये मुझे नहीं मालूम यार, कितना मुझे मालूम है ऐप में तो दिख रहा है सबको, क्योंकि लैपटॉप में मैंने भी कभी चेक नहीं किया यार, ठीक है। बी आंसर है इसका, ठीक है। देख, अरे वाह 95, मजा आ गया भाई। अगर ये 5% बच्चे अगर मुझे मिल गए, 4.5% बच्चे, मैं इनकी पिटाई करूंगा पकड़ पकड़ के। ये क्या गलत कर रहे हो यार, सिग्निफिकेंट फिगर एग्जाम में आया तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। अरे चलो, ये वाले में भी चलो 1 मिनट ले लो। जिस बच्चे के दंगल नहीं चल रहा है वो दुखी ना हो, ठीक है। वो अपनी कॉपी में आंसर लिख ले और चेक कर ले कि वो सही कर पा रहा है या नहीं। चलिए, पोल स्टॉप हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन डी, ठीक है। ये देखो, टॉप परफॉर्मर की लिस्ट भी चल रही है अभी, मुझे दिख रहा है। ओम बहुत अच्छा कर रहा है, ओम, सुजीत, नितिन। ओम कहां से है भाई, फ्रॉम वेयर ओम इज, ओम कहां से है, ठीक है। कौन सा सेंटर बोल तो सकता है माइक पे भाई, ठीक है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, विदर पाठशाला से दिख रहा है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ओम लैपटॉप से ही कर रहा है, जो बच्चा कह रहा था लैपटॉप में नहीं चल रहा है, लैपटॉप खुला है उसके सामने, है लैपटॉप से ही कर रहा है। चलो ठीक है, चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, वेरी गुड। 11th के बाद 12th के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा बेटा, आराम से करना, ले लो 1 मिनट। चलिए, टाइम अप। वाह, सबने आंसर दिया बेटा। इसका आंसर ऑप्शन ए है, ए। अभी किसी बच्चे ने देखना डी बहुतों ने मारा होगा यहां पे, ठीक है। देख 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 देख, 23% बच्चे, ठीक है। भाई पढ़ो तो सही क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी पूछेंगे हम यहां पर आपसे। हमने आपसे पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर के लॉजिक के हिसाब से आंसर देना एरिया का, लिखा तो है टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू अकाउंट। बेटा यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सर। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या लॉजिक सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन में क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई करने के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला छोड़ोगे ना बेटा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हाँ सर, मल्टीप्लाई करके 84.12 ही आता है, पर मुझे अपने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं बेटा, बोल। आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं मुझे, लीस्ट 2 ही देने। तो अगर इसे मैं कन्वर्ट करूंगा राउंड ऑफ करके तो वो 84 बनेगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से तो 84 ही बनेगा ना बेटा। कोई बोले ये कैसा राउंड ऑफ कर दिया, भाई 2 ही डिजिट में लिखना है तो 84 ही तो लिखेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आओ भाई नेक्स्ट, ये रहा। आराम से पढ़ना भैया, मिस्टेक हो सकती है, आराम से पढ़ के आंसर दें। 60 ले लो यार।
बच्चों ने मॉड्यूल के डाउट पूछे थे तो ये बात जरूर हुई थी हमारी। चलिए पोल कंप्लीट हो गया है। यहां भी मुझे मालूम है बहुतों ने सिली मिस्टेक करी होगी। बेटा करेक्ट आंसर डी है इसका, ठीक है। 28%, ओ हो, क्या कर डाला तुमने, इसमें फंस गए तुम, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। बहुत बहुत लोगों ने गलती करी है। एब्सोल्यूट एरर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है, ये एकदम गलत बात है बेटा। क्यों गलत बात है? व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? जाके एक बार अपनी कॉपी में देखना भैया। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता था, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, डेल्टा ए, है ना, ये एब्सोल्यूट एरर होता था। सर फिर रिलेटिव एरर क्या पढ़ाया था आपने? रिलेटिव एरर बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए को ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। और सर फिर आपने परसेंटेज एरर पढ़ाया था। परसेंटेज एरर क्या होता था? डेल्टा ए को ए से डिवाइड करके 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये पढ़ाया था भैया हमने, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यार ये कैसे आपका यूनिट लेस हो सकता है? जो भी आपकी क्वांटिटी है उसका यूनिट आएगा। ए क्या थी आपकी? एक फिजिकल क्वांटिटी। अगर बेटा मान ले ए लेंथ है तो वो डेल्टा एल बन जाएगा, अगर ए जो है वो वेलोसिटी है तो वो डेल्टा वी बन जाएगा। तो एब्सोल्यूट एरर की तो हमेशा यूनिट्स होती है बेटा। तो एब्सोल्यूट एरर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस गलत है। मुझे बोर्ड पे देख के बताना कौन सी वाली जो एरर है वो यूनिटलेस हो सकती है, कौन सी वाली यूनिटलेस हो सकती है। तुम्हें दिख रहा होगा ना बोर्ड पे, मैंने बताया भी था ये क्लास के अंदर कौन सी। हाँ, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है। क्यों? क्योंकि भाई आपने उसी चीज को उसी से डिवाइड कर दिया, लेंथ की जो चेंज है उसे लेंथ से डिवाइड कर दिया, टाइम के चेंज को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होती है, रिलेटिव और परसेंटेज। आपकी कभी कितने क्वेश्चन हैं? बेटा मैंने गिने नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी चलते रहेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपकी यूनिट के साथ होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। ऑल टाइप्स ऑफ एरर्स आर यूनिट एंड डायमेंशनलेस, गलत है। एब्सोल्यूट की तो होती है, दोनों ही गलत थे, दैट इज वाई डी इज द आंसर। तो यहां मैंने तुम्हें फंसा दिया भाई। नेक्स्ट, स्क्रू गॉज। सर हमें तो स्क्रू गॉज आता ही नहीं है, पढ़ाया है क्लास में यार, आना चाहिए। पूरा 1 मिनट लो, आराम से करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करना। अच्छा, पोल स्टॉप हो चुका है, पोल स्टॉप्ड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए है। आई होप ज्यादातर बच्चों का, ओ वाह, 79, 79, 70 के ऊपर नहीं बताएंगे भैया, जिनका गलत हो रहा है चीजों का रिवीजन करें, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये भी आराम से करना। सिली मिस्टेक होगी यहाँ पे, इसलिए आराम से करना। सिली मिस्टेक 100% होगी यहाँ पे तुमसे, 2 बार समझ के करना।
चलिए टाइम अप हो गया है। इसका आंसर भैया बी आंसर है। ठीक है, मैंने कहा था सिली मिस्टेक होगी। ठीक है, हो गई। इन लोगों से सिली मिस्टेक ही हुई है, जिन लोगों ने ये किया उनसे सिली मिस्टेक हुई है। देखो कितने सारे बच्चों से हुई है। ठीक है सर, कि क्या हो गया सर? देखो भाई, हमने आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखें, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। अगर तुम्हें ये बात याद होती तो तुम गलती नहीं कर रहे होते। जब तुमने सब्ट्रैक्ट किया, लेंथ ऑफ दिस इज दिस, इफ ए स्मॉल पीस इज कट आउट, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रॉड इज, तो आप बोलते कि सर जो रिमेनिंग रॉड की लेंथ है वो कट करने की वजह से L1 माइनस L2 होगी। तो बेटा 16.4 में से 1.2 को तो माइनस करोगे ही करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें तो तुम 15.2 ही लिखोगे। बट एरर्स जो होती हैं दे आर ऑलवेज एडेड, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बस तुम यहीं फंस गए यार। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया था गलती हो सकती है, तो दैट इज वाई ध्यान रखें, छोटी सी बात है, गलती ना करें। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आसान है, जल्दबाजी नहीं करना। पेशेंस से करें, यूनिट कन्वर्जन है बस। वेरी गुड, पोल स्टॉप्ड। भाई जो है ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। होपफुली बच्चों ने सही कर दिया होगा। ठीक है, ओहो थोड़े से रह गए 70 के मार्क्स से। ठीक है, तो फिर तो बताना पड़ेगा। अरे यहाँ क्या गलती कर रहे हो यार, ये तो फ्री के मार्क्स होते हैं। यंग्स मॉडुलस ऐसा दे रखा है 10⁻11, ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर दे रखा है। सर ये सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अरे क्लास में बताया ही ये सब बातें कि सर अगर इसे कन्वर्ट करोगे तो बेटा 1 न्यूटन को जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो वो 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है। ठीक है, और सर मीटर स्क्वायर को जब कन्वर्ट करते हो वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। जब काटते हैं तो सिर्फ ऊपर एक 10 रह जाता है। तो जब सॉल्व करते हैं तो ये 1.9 इंटू 10⁻12। बहुत सारे बच्चों ने सही कर दिया था, थोड़ा सही रह गया था 70 के मार्क्स से। ठीक है, तो डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सिंपल कन्वर्जन है, प्लीज इसमें मार्क्स लूज ना करें। नेक्स्ट 26, ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें ना मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, ये लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। लो भैया 2.5 मिनट ले लो। तुक्का वक्का नहीं मारे? वो 22 बच्चों ने अच्छा करा हुआ होगा ना, तो याद होगा। ठीक है, पर तुक्का वक्का ना मारे यार। मैंने इतना सारा टाइम दिया है तो आराम से सॉल्व करके मार्क करना।
जो बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो कौका मार रहे हैं, प्लीज ये सीखने का मौका है, टाइम मिला है, अच्छे से करो। चलिए टाइम अप। ये जो क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर ऑप्शन ए था। मैंने बहुत टाइम दिया था यार, अब तो तुमने सही किया ही होगा। ठीक है, लो बताओ, इतना टाइम देने के बाद भी तुम गलती कर रहे हो जल्दबाजी में यार। ठीक है, बहुत सारे 40 बच्चों ने तो फटाफट आंसर दे दिया था यार। इतना जल्दबाजी क्यों करते हो यार, मुझे बताना पड़ेगा ना। ये बंदे लोग तुक्के मार रहे हैं। हाँ यही तो गलत बात है यार, टाइम को यूटिलाइज करो, सॉल्व करो। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो अब सॉल्यूशन, हमारा गेम का रूल ही है था 70 से नीचे बताएंगे। मुझे तो लगा सब कर डालेंगे इसको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। टाइम क्योंकि अच्छा खासा था तुम्हारे पास। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड ऑन द रेडियस। तो बेटा इसने बोला फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है रेडियस की पार, अल्फा कह दिया मैंने। देन डेंसिटी की पार। अगर तुमने ये गलत किया है ना जल्दबाजी में, तो सही बात नहीं है। सरफेस टेंशन इसने एस लिखा है, मैं टी लिख देता हूं। क्यों, मेरी आदत है, मैं टी से ही लिखता हूं, इसे बार बार क्लास में भी बताया। अच्छा इन्होंने ए बी सी बोला था, तो हम भी जो है ए बी सी कह देते हैं इनकी पार। ए, ये बी, ये सी। सर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका डायमेंशन क्या होता है, टी की पावर -1 होता है, 1 अपॉन टाइम होती है। सर रेडियस का क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है सर, डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब को बेटा ऐसे लिखते हैं। सर आगे क्या लिखा हुआ है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, उसे लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, तो केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब एम टी -2 की पावर सी। ये हो जाता है सरफेस टेंशन। तो आपको ऐसे पढ़ाए थे हमने सारे। ठीक है, अब क्या करो, कंपेयर कर लो, पहले एक साथ अरेंज कर लो। एम की पावर जो है इधर से बी और सी आ गया। लेंथ की पावर पहले यहां से ए आया, फिर बाद में -3 भी आया। टाइम की पावर -2c आया। ठीक है, यहाँ टाइम की पावर -1 लिखा हुआ है। कंपेयर किया तो -2c की वैल्यू -1 आई यहां से, तो c की वैल्यू हाफ आ गई हमारी। c की वैल्यू हाफ कितने ऑप्शंस में दे रखी है, बहुत सारे में दे रखी है। ठीक है, एक में ही नहीं दे रखी थी बस। फिर मैंने उठाया कि b प्लस सी की वैल्यू जो है बेटा 0 होगी, तो इससे b की वैल्यू निकल के आई -c के बराबर, मतलब -हाफ। b की वैल्यू -हाफ कितनों में दे रखी है, b की वैल्यू -हाफ। अभी भी 2 ऑप्शन बाकी है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने बोला कि सर a निकाल दो, ये वाला पार्ट भी 0 कर दो, a -3b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू बेटा 3b के बराबर आएगी। 3b मतलब -3/2 आएगी। -3/2 किस में दे रखी है, इसमें दे रखी है। बेटा बता कितना बेकार क्वेश्चन है तुम्हारे लिए अब, फिर भी कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। बेकार ही है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है सब कुछ, ये है ना। नेक्स्ट, आराम से करना, फ्री के मार्क्स है ये, 60 सेकेंड्स। फोर्टी 45 सेकंड होने के बाद आंसर मारा करो अच्छे से पढ़ के। पूरे 45 सेकंड्स यूज किया करो। चलिए भाई, पोल स्टॉप हो चुका है। ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर जो था ऑप्शन डी था। ये गलत नहीं होना चाहिए भाई। हाँ 62 यार, ये तो मैं मानूंगा कि बच्चे जो है सीरियसली नहीं कर रहे हैं। ठीक है यार, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं फिर दंगल वंगल नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये क्या है यार, ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, मतलब मैं इसे बेकार भी नहीं, बहुत गंदा क्वेश्चन बोलूंगा, ये नहीं कराना चाहिए था मुझे। ठीक है, कौन है भाई जो गलत कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता नहीं था, मुझे बताना चाहिए इसका सॉल्यूशन, बट तुम लोग जो है तुक्के मार रहे हो। मैं अगली बार दंगल नहीं लेके आऊंगा फिर ऐसा करोगे तो। ठीक है, जो तुक्के उक्के मार रहे हैं उन फिर दंगल क्या करना, फिर फायदे। ये क्या क्वेश्चन था यार ये, मतलब इतना बेकार क्वेश्चन था, तुम्हें बोलना चाहिए था सर ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवाते हो। ठीक है, बताओ 62%। ये रहा आंसर भाई,
जिसने गलत किया प्लीज 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 पढ़ के करो यार आराम से, एरर एनालिसिस क्लास में पढ़ा रखा है ना, तो ये ना करो। इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये ऐसा क्वेश्चन भी क्लास में हुआ है, इसमें जो है 90 सेकंड्स दे देता हूं, प्लीज ढंग से करना यार। अगर तुम्हें चाहिए कि दंगल हो क्लास में दोबारा आगे, तो प्लीज तुक्के मत मारो। चलिए पोल स्टॉप्ड। ये जो क्वेश्चन था भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। प्लीज 70% सही कर देना कम से कम। तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार, हैं क्या कर रहे हो भाई? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब क्लास में हुए हुए हैं, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, टाइम उसका स्क्वायर कर दिया, ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी। यही पूछा था ना इसने। इस सिंपल पेंडुलम completes 20 oscillations in 25 seconds. Time is measured with a stopwatch of least count point to error in the measurement. अरे इतना सब पूछा ही नहीं यार, हम तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक है। इसने बिल्कुल सिंपल चीज पूछी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%, ये पूछा इसने। देख क्या पूछा, इतना सिंपल चीज। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 0.2, और टाइम कितना है 25 सेकेंड्स, 25 और 100 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। ये आया 4, ये आया बेटा 0.8। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ नॉन सीरियस बच्चे तुक्के मार रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो इजी है ना भाई, कोई बोल सकता है माइक में सर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यस और नो? इजी है। वेरी इजी। बट ये जो मैं देख रहा हूं ना, मैं ये 65, यहां मुझे दिक्कत हो रही है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ना करो भैया, मैं दंगल नहीं लेके आऊंगा अगली बार, फिर से कह रहा हूं। हार्ड क्वेश्चन होगा तो गलत होगा, मुझे पता है, इजी नहीं होना चाहिए ना गलत। लो भैया, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करो। 90 सेकंड्स पूरे तुम्हारे हैं, पर वैसे मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा दिमाग लगा के करना, टफ तो नहीं है।
चलिए टाइम समाप्त हुआ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी था। देखें यार, ये तो मुझे मालूम है बहुतों का गलत होगा ही सही, ठीक है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन ही था, ठीक है। ओहो, ये 54 ने अच्छा कर दिया, क्योंकि इन्होंने पक्का मॉड्यूल में अच्छे से किया होगा क्वेश्चन। ये कोई बात नहीं, ये गलत हो गया तो मैं कोई दिक्कत नहीं मानता, ये मुझे बताना भी था वैसे भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखना एक बार। ये कह रहा है कि लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, बेटा लीस्ट काउंट LC ये दे रखा है 1/20N, है ना, इतना सेंटीमीटर है। फिर बोला वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज, तो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बेटा 1 mm दे रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल दैट कोइंसाइड विद द एंड डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल के कितने डिविजन्स हैं वो कोइंसाइड करें एंड डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल से, ठीक है। तो मान लो मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि एक्स मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू एन वर्नियर स्केल डिविजन, यही निकालना है ना, एक्स कितना हो, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ मेन स्केल दैट कोइंसाइड विद द एंड डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। बेटा ये लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, हमने क्लास में आपको पढ़ाया था। लीस्ट काउंट क्या होता है, बोलना बोलना, कोई बोल सकता है तो, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, यही पढ़ाया गया है बेटा आपको। अब देखो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1 mm दे रखी है ना। मैं क्या करता हूं, mm को बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर जगह जो है डेटा सेंटीमीटर, इधर इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर कर देता हूं। पहले मैंने लीस्ट काउंट की वैल्यू डाली 1/20N, बेटा ये सेंटीमीटर में थी। फिर मैंने मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू डाली, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू जो है मैंने 10 सेंटीमीटर डाल दी यहाँ से, 1 mm मतलब बेटा 10 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे। फिर वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू डाली, सर ये कैसे डाल सकते हो, बेटा यहाँ से तुझे दिख रहा है वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, देखना यहाँ से, वन वर्नियर स्केल डिवीजन x/n मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख बेटा 1/20N ये सेंटीमीटर में, ये बेटा 10 सेंटीमीटर, है ना। मैं इसके बाद कह सकता हूं यहां पर, मैं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या बेटा, ये 1 mm, इधर देखना 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना। तो ये गलत तो लिख रहा हूं मैं, ये गलत लिख रहा हूं, ये 0.1 लिखना चाहिए था, हाँ 0.1, ये देख बेटा मैं गलत लिख रहा था ये बात को, ये 0.1 होना चाहिए ना। तो ये 0.1, 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये 0.1 सेंटीमीटर चल रहा है। ये देख बेटा मेन स्केल डिवीजन तूने ही तो बोला अभी 0.1 है, तो यहाँ पर 0.1 इंटू x/n, बेटा ये सेंटीमीटर में। सब कुछ सेम यूनिट लिखोगे बेटा तभी सही रहता है, वरना गलत हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कुछ भी नहीं बचा सर, खत्म हो चुका है क्वेश्चन, 1/20N, ये बेटा 0.1 को 1/10 लिख दिया मैंने, और इसको जो है मैंने x/10n लिख दिया। x की वैल्यू सिंपली सॉल्व होके यहां से आ जाएगी, चीजों को इधर उधर अरेंज कर लिया, x/10n, अच्छा 10 काट ही दो ना हर जगह से, पहले काट दो उसे। आप बोलो ये गया, ये गया, ये गया, है ना। तो ये लिखा हुआ है 1/2n इज इक्वल्स टू 1 माइनस x/n, बेटा x/n इधर आया, ये उधर चला गया, 1 माइनस 1/2n, एलसीएम लिया 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n, ठीक है। आपने बोला n से n कटा, x की वैल्यू निकल के आई 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मैंने कौन सा आंसर बताया था इसका, क्या बताया था, सी ही बताया था मैंने, ऑप्शन सी। सी ही बताया था, ठीक है। मैं बस चेक कर रहा था कि हमारा जो, ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। कोई बोले सर हमारा गलत हो गया, कोई बात नहीं यार, इसमें नहीं डांटूंगा कि ये तो हो सकता है गलत, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज सीखो हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, यहाँ पर एक अप्रोच आपने देखा, नीचे शर्ट होगा नीचे। ठीक है। आई होप आपने ये देख लिया होगा कि किस तरह से है यहाँ पे। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली देखा होगा। ये करिए भाई, आराम से करना भाई, आप गलती मत करना, इजी है।
फुल स्टॉप्ड। ये जो क्वेश्चन था आप सब लोगों ने सॉल्व किया, इसका बच्चों आंसर जो था ऑप्शन डी था। देखें भाई देखें, व्यू रिजल्ट्स 48। तो बेटा ये थोड़ा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज थोड़ी दिक्कत हो रही है तुम्हें। तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया ना, ऐसे क्वेश्चन को जो है तुम्हें वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, वापस से जाके घर जाके प्रैक्टिस करना। मैं बताता हूं क्योंकि देखो सीखना तो है ही सही। वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। तो बेटा मेन स्केल पे 1 mm के मार्क हैं वर्नियर कैलिपर पे, ठीक है। तो ये मेन स्केल की रीडिंग्स हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, मतलब मेन स्केल की डिवीजन दिख रही है ये, ठीक है। आगे बोला दैट इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो 20 वर्नियर स्केल्स डिवीजन है विच कोइंसाइड्स विद 16 मेन स्केल्स डिवीजन। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 16 मेन स्केल डिवीजन से बेटा कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। फिर बोला लीस्ट काउंट बताओ इसका। बेटा देख सबसे पहले इसमें तुझे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल के लिख लेनी थी 60/20 MSD, ठीक है। फिर तुझे बोलना था, देख खत्म हो गया, इजी तो था। फंडामेंटल लॉजिक समझो, ठीक है, कि ये आपका मेन स्केल डिवीजन कह रखा है क्वेश्चन में, ये ऐसे कह रखा है तो ऐसे कन्वर्ट कर लो। लीस्ट काउंट सर ने क्या पढ़ाया था क्लास में कि एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दो। अच्छा सर, तो यहां पर जो है एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही है 16/20 इज 8/10, 8/10 इज 4/5। तो ये 4/5 MSD आ रही है। जब सॉल्व करूंगा माइनस करूंगा तो ये 1/5 MSD आ जाएगी, ठीक है सर। बेटा मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या दे रखी है 1 mm, तो ये 1 mm आ गया सर। अब डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 mm, ठीक है। अब देखो कोई आंसर आ तो गया बेटा, कितना इजीली आ गया है ना। तो तुम्हें थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का इसका कर लीजिए भाई। क्वेश्चन अच्छा है, आराम से पढ़ो इसको। तुम क्या लंबे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी। चलिए समय समाप्त। बेटा इसका जो था सही आंसर ऑप्शन बी था। मुझे मालूम है ये भी बहुतों ने गलती किया होगा, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज से थोड़ा डर लग ही रहा है, ठीक है। देखते हैं 53, मतलब ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ा तो ठीक कर ही रहे, ठीक है। तो यार अब क्या यहां पर अटेम्प्टेड बाय 112 स्टूडेंट्स हैं। देखो भाई सर हमें इसका सॉल्यूशन बताओ। मैं कहूंगा बेटा कि इसको एक बार घर पे जाके होमवर्क में ट्राई करना। ये भैया हमारा फाइनल लीडर बोर्ड है आज अपना आज का, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मर्स सारे आप देख सकते हो। राजशेखर बेटा वेरी गुड, चेतन, आदित्य, अनुराग, अजीत, ठीक है। ये लीडर बोर्ड, हाँ ये ओवरऑल लीडर बोर्ड है बेटा, ये ओवरऑल, ठीक है। लीडर बोर्ड दिखा दिया आपको, ये आपका ओवरऑल लीडर बोर्ड है आज की क्लास का। शानदार बच्चों, ठीक है। हर्षिता, हर्षिता कौन से सेंटर से बेटा, हर्षिता कौन से सेंटर से है, सेंटर कहाँ से, कलबुर्गी सेंटर कलबुर्गी, वेरी गुड कलबुर्गी सेंटर वेरी गुड। प्रेक्षा, कलबुर्गी सर वाह। शारदा, कलबुर्गी सर सारे साथ में बैठ के एक साथ डिस्कस करके आंसर दे रहे हो, समझ में आ गया। अनुराग, अनुराग कहाँ से, हाँ कलबुर्गी। ये गलत बात है भैया, ठीक है, ये हम नहीं मानेंगे यार, तुम ये ऐसे सब साथ में बैठ के। राजदीप, बरपेटा सर। हाँ बरपेटा, ठीक है। देन इसके बाद तन्मय, सर बरपेटा। ठीक है। देन इसके बाद जो है सागर, बीदर पाठ सर। बिदर, वेरी गुड बेटा, ठीक है। देन आदित्य, कलबुर्गी पाठ सर।
अच्छा, साथ वाले शीला, कलबुर्गी सर। हाँ ये तुम साथ में बैठे हो दिख गए मुझे। ज्ञानेश बेटा, ये जो बात तुम लोगों ने करी है ना, ये नहीं करनी है, ठीक है? जाओ, अभी तो तुम्हारा जो है ब्रेक है, एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। ये क्वेश्चन घर पे जाके प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो आगे फ्यूचर में डाउट में बता दूंगा। बाकी सभी बच्चों को कहूंगा, ये कालाबुर्गी वालों ने कुछ तो एक साथ बैठ के सब टॉप पे आ गए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं करने का, ये गर्ल्स सारी जो साथ में। हाँ, क्या कह रहे हो? गूगल लेंस जो भी हो, ऐसा नहीं करो भाई। 11th रैंक 12th रैंक 13th रैंक तेरे का है। नहीं, मैं ये नहीं, अगला दंगल अगले वीक या फ्यूचर में करेंगे, डोंट वरी। 12 सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हाँ ये, क्वेश्चन सॉल्व करने में हाँ ये गलत है भाई। तुम लोग, मैं देखो, उन्होंने ना गूगल लेंस वगैरह यूज नहीं किया होगा, पर अगर 4 लोग साथ में बैठे हैं तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे ना, ये नहीं, एक दूसरे को हेल्प तो करिए तुमने, ये मैं जानता हूँ। कुछ नहीं, क्या आप चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी हमारे क्लास का अच्छा। देख सकते हो। चलो ठीक है, चलो ठीक है यार। अब सारे, इसका मतलब फिर ये कंक्लूजन है कि भाई सबसे शार्प बच्चे हमारे कालाबुर्गी में हैं। दूसरा कंक्लूजन फिर ये है, ठीक है? चलो, सेशन था। हाँ चलो, टेक केयर गाइस। जाइए, इसका मैं फोटो खींच के रख लेता हूँ। जाओ भाई, थैंक यू, ठीक है? करो अपना ब्रेक, एंजॉय करो। ये हमारा पहला जो है हो गया सेशन दंगल का। टेक केयर गाइस, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है? बाय एवरीवन।